नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इस जंग को खत्म करने का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका को शर्तें माननी होंगी। अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हुई थी परमाणु कार्यक्रम को लेकर, लेकिन अब हॉर्मुज स्ट्रेट विवाद का मुख्य मुद्दा बन गया है और ट्रंप का दावा है कि ईरान को हराकर वो इस पर अमेरिका का कंट्रोल स्थापित कर देंगे। लेकिन उनके ये दावे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिकी अधिकारी भी ट्रंप के बयानों पर, उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप को जवाब देते हुए ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। तो कैसे ईरान के खिलाफ ट्रंप का दाव हुआ फेल? क्या पश्चिम एशिया में आ पाएगी शांति? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन गजा को लेकर ब्रिटेन पर बरसे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू परमाणु हथियार वाला पहला मुस्लिम मुल्क कहा। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, युद्ध विराम की बजाय स्थायी शांति व्यवस्था पर दिया जोर, प्योंगयांग का भी आया जवाब। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बलूचिस्तान में हमला, गृहमंत्री के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग, 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग घायल जबकि 2 की गई जान। और चलते चलते में देखेंगे वैज्ञानिकों ने खोज निकाली मेंढकों की 3 करोड़ साल पुरानी प्रजाति। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 साल पूरे, संयुक्त राष्ट्र ने की अफगान महिलाओं की मदद के लिए समर्थन देने की अपील। तालिबानी शासन में महिलाओं की आजादी, पढ़ाई और रोजगार पर पाबंदियां बनी है चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कोर टीम में जल्द होगा बड़ा बदलाव, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनडी बेकर छोड़ेंगे पद, ईरान से बातचीत में निभाई थी मुख्य भूमिका। इजरायल चुनाव में बेन्यामिन नेतन्याहू का सपोर्ट नहीं करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, प्री पोल सर्वे में हार देख बदला मूड, इजरायल में अक्टूबर में होने हैं आम चुनाव। इंडोनेशिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 7.7 रही तीव्रता, 20 लोगों की गई जान, कई इमारतें गिरी, लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का आदेश। तो अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल हथियारों से जंग तो बंद है, लेकिन जुबानी जंग जरूर छिड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी इस जंग में अपनी जीत का दावा करते रहे हैं, तो कभी जीत हासिल करने की बात कहते हैं, जिसे लेकर पहले से ही उनके बयान सवालों के घेरे में रहे हैं। और अब जो लड़ाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शुरू हुई थी, उसके केंद्र में हॉर्मुज स्ट्रेट आ गया है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह व्यापार के लिए बेहद जरूरी इस समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है, उससे न सिर्फ खाड़ी देश बल्कि दुनिया भर के देश प्रभावित हो रहे हैं। खुद अमेरिका के सहयोगियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब ट्रंप पर भी दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब उनका कहना है कि ईरान की हार के बाद वो हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल स्थापित करेंगे। न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को हराने के बाद मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का इलाका घोषित करूंगा। यह सच है। अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है तो अमेरिकी लोगों को पेट्रोल के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने ईरान को बुराई से भरा देश बताते हुए कहा कि संघर्ष जारी रहने तक अमेरिकी लोगों को महंगे पेट्रोल के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वो ऐसा कब करने वाले हैं, लेकिन ईरान ने उनके इस दावे की भी हवा निकाल दी। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि हॉर्मुज ईरान का था, है और रहेगा। इसे किसी ट्वीट या चुनावी भाषण के जरिए नहीं कब्जाया जा सकता। ईरान ना तो धमकियों से डरता है और ना ही किसी ताकत के आगे झुकता है। यही नहीं, अमेरिका के पूर्व राजदूत और व्हाइट हाउस के मध्य पूर्व नीति सलाहकार मार्क गिन्सबर्ग का भी कहना है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप प्रशासन का मौजूदा अभियान एक आर्थिक दांवपेच है, जिसमें वॉशिंगटन के हारने की संभावना है। यानी ट्रंप के फैसलों पर उनके ही देश में सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये उन पर ही भारी पड़ सकते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि हॉर्मुज की शिपिंग अमेरिका की तरफ से शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करती है। फिलहाल ईरान मार्गों को लेकर ओमान के साथ अलग से काम कर रहा है और अब अराक्ची ने अमेरिका से दोबारा बातचीत करने को लेकर कहा है कि हमने अभी तक अमेरिका के साथ बातचीत फिर शुरू करने का फैसला नहीं लिया है। कतर और पाकिस्तान दोनों के मध्यस्थ संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं और ईरान के संपर्क में हैं, लेकिन इसका मतलब बातचीत नहीं है।
ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के लिए नए मार्ग स्थापित करने की तकनीकी प्रक्रिया पर ओमान के साथ अलग से काम कर रहा है, लेकिन जहाजों का कोई भी आवागमन राजनीतिक समाधान पर पहुंचने पर निर्भर है। पहले से मौजूद रास्ते अब काम नहीं कर रहे हैं और एक नया रास्ता तय करना होगा। हम फिलहाल एक अस्थायी रास्ता तैयार कर रहे हैं जो अगले चरणों में अंतिम मार्ग बन जाएगा। हॉर्मुज में यातायात फिर शुरू होगा या नहीं, ये उन अन्य शर्तों पर निर्भर करता है जिनका अमेरिका को पालन करना होगा। तो यहां ईरान ने बता दिया है कि हॉर्मुज पर फैसला अब अमेरिका के हाथ में है, लेकिन अमेरिका के लिए ईरान की शर्तों को मानना भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि अमेरिका को स्वीकार करना होगा कि वो ईरान से हार गया है, और ट्रंप के लिए ऐसा करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। हालांकि ईरान की कुछ शर्तें जरूर पूरी की जा रही हैं, जिसके तहत अमेरिका का सहयोगी यूएई ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने की तैयारी में है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही। ऐसे में पश्चिम एशिया के हालात को लेकर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ब्रिटेन पर भड़के नेतन्याहू की। तो इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन को लेकर तीखा बयान दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और भड़कने की आशंका जताई जा रही है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने इजरायल के आर्मी रेडियो के लिए एक इंटरव्यू के दौरान ब्रिटेन को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन बताया और परमाणु हथियारों का जिक्र करते हुए उसे परमाणु हथियार प्राप्त करने वाला पहला इस्लामिक गणराज्य भी बताया। दरअसल नेतन्याहू इजरायल के प्रति ब्रिटेन के रुख में आए बदलाव पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बेटे और पत्रकार रैंडोल्फ चर्चिल का जिक्र करते हुए कहा कि 5 दशक से भी ज्यादा समय पहले इजरायल को ब्रिटेन में सकारात्मक कवरेज मिली थी, लेकिन आज के ब्रिटेन में, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है, जरा ऐसी चीजें ढूंढ कर तो देखिए। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान आगे ये भी कहा कि किसी ने कहा था कि परमाणु हथियारों वाला पहला इस्लामिक देश ब्रिटेन होगा। उनके इस बयान ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं। गौरतलब है कि बीते कुछ वक्त से ब्रिटेन और इजरायल के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। खासतौर पर एंडी बर्नहैम के प्रधानमंत्री बनने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती दिखाई दे रही है, और इसकी वजह है गजा। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री बनने से कुछ समय पहले बर्नहैम ने गजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर लेबर पार्टी की शुरुआती प्रतिक्रिया के लिए माफी मांगी थी और कहा था कि पार्टी ने सही कदम नहीं उठाए और उनके नेतृत्व में बेहतर करने की जरूरत है, जो पश्चिम एशिया के प्रति ब्रिटेन के नजरिए में एक अहम बदलाव का संकेत है। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि मैं इजरायली सरकार पर दबाव डालने के लिए और ठोस कदम उठाऊंगा, जिनमें व्यक्तियों और संस्थाओं पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाना, साथ ही अवैध बस्तियों के साथ वस्तुओं के व्यापार पर संभावित प्रतिबंध लगाना शामिल है। यानी ब्रिटेन ने गजा में जारी इजरायली कार्रवाई का विरोध किया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ब्रिटेन से नाराज है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब नेतन्याहू ने अमेरिका का गजा में युद्ध विराम का ऐतिहासिक प्रस्ताव भी खारिज कर दिया है। उन्होंने गजा पीस बोर्ड की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर अमेरिका और इजरायल के संबंधों में भी दूरियां आने की आशंका जताई जा रही है। खबर यह भी आ रही है कि आने वाले हफ्ते में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इस सिलसिले में इजरायल का दौरा भी करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुशनर के साथ गजा पीस बोर्ड के महानिदेशक, बुल्गारिया के पूर्व सरकारी मंत्री निकोले म्लादेनोव और कार्यकारी समिति के सदस्य, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी मौजूद होंगे। इस दौरान इजरायल को गजा में युद्ध विराम पर सहमत करने की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन नेतन्याहू के मौजूदा रुख को देखते हुए मुश्किल लग रहा है कि गजा में फिलहाल शांति आ पाएगी, बल्कि गजा को लेकर ब्रिटेन और इजरायल में जरूर टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे उत्तर कोरिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते दक्षिण कोरिया की। तो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक तौर पर छिड़े संघर्ष के अब खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के साथ मतभेदों को सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने उत्तर कोरिया के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दिशा में बातचीत की अपील करते हुए कहा कि सियोल संघर्ष को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की तलाश करेगा। उन्होंने 1950 से 53 के बीच हुए कोरियाई युद्ध के पुराने युद्ध विराम को एक स्थायी शांति व्यवस्था में बदलने और परमाणु क्षमताओं पर अंकुश लगाने के लिए बातचीत पर जोर दिया है। उनका यह बयान 15 अगस्त 2026 यानी कोरिया की मुक्ति की वर्षगांठ के मौके पर आया है। ली ने कहा कि सियोल तनाव कम करने और हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए एहतियाती और निरंतर कदम उठाएगा और सुरक्षा के कई स्तर स्थापित करेगा।
गौरतलब है कि 1950 से 53 का कोरियाई युद्ध कोल्ड वॉर का पहला बड़ा सैन्य टकराव था, जिसमें उत्तर कोरिया को सोवियत संघ और चीन का समर्थन मिला हुआ था, जबकि दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं उतरी थी। इस संघर्ष में लाखों सैनिकों और आम नागरिकों की जान गई थी, लेकिन युद्ध किसी शांति समझौते के बजाय केवल एक युद्ध विराम पर रुका था, जिससे दोनों देश तकनीकी रूप से आज भी युद्ध की ही स्थिति में है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने प्योंगयांग की एकीकरण नीति को त्याग दिया है। उन्होंने दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया है और अग्रिम मोर्चे पर रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का भी आदेश दिया है। उत्तर कोरियाई सेना आए दिन अपने हथियारों का परीक्षण कर रही है। किम जोंग उन अपनी नौसेना को मजबूत बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और समय समय पर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी करते रहे हैं, जिसे लेकर सवाल तो ये भी उठते हैं कि क्या उत्तर कोरिया किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच फिलहाल स्थायी शांति की उम्मीद नजर नहीं आ रही। खबर तो यह भी आ रही है कि उत्तर कोरिया ने ली जे म्यूंग के सहयोग के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। साथ ही सियोल की परमाणु संचालित पनडुब्बियों की योजना की कड़ी निंदा भी की है और संयुक्त अमेरिकी दक्षिण कोरियाई सैन्य अभ्यासों को उकसावे के रूप में बताते हुए उसकी भी निंदा की। ऐसे में क्या दक्षिण कोरिया की क्षेत्र में शांति लागू करने की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी, ये फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान में मची तबाही की। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मनाता है, लेकिन इस बार ये जश्न मातम में बदल गया जब बलूचिस्तान में पाक सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मचारियों पर हमले किए गए। लंबे समय से पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूचों ने इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाया। इस दौरान पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसा, सुरक्षा बलों पर हमले और जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखे गए। सशस्त्र बलूच विद्रोहियों ने जहां बलूचिस्तान के सुरक्षा ढांचे को निशाना बनाकर कई हमले किए, वहीं अहिंसा के रास्ते को अपनाकर चलने वाले पाकिस्तान से लड़ रहे गुटों ने पूरे प्रांत में धरने दिए। इस दौरान जबरन व्यावसायिक बंदी की कोशिशें भी देखी गई, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली घटना रही गृहमंत्री के काफिले पर हुआ हमला। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तंग में बलूचिस्तान के गृहमंत्री मीर जियाउल्लाह के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें वे बाल बाल बच गए। इसमें उनके 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए और एंटी टेररिज्म फोर्स यानी एटीएफ के 4 जवान घायल हो गए। हालांकि जियाउल्लाह को इस हमले में कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन यह घटनाक्रम इसलिए बेहद अहम हो जाता है क्योंकि यह हमला देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया गया है। वैसे तो बलूचिस्तान में सेना और सरकार के अधिकारियों पर हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस हमले की फिलहाल तक किसी भी गुट ने जिम्मेदारी नहीं ली है, जबकि अन्य सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों को लेकर जरूर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का बयान आया है। उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर उसने हमला किया है। उसकी तरफ से एक ऑपरेशन का फुटेज जारी किया गया, जिसमें उसका दावा है कि यह ऑपरेशन 31 जुलाई 2026 को किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 2 अहम कैंप और उनसे जुड़ी चौकी और चेक पॉइंट्स को निशाना बनाया गया। अब जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। हाल के दिनों में यह संघर्ष और तेज होता दिखाई दिया। बलूचों ने तो 11 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने भारत समेत तमाम देशों से अपील की है कि वे बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा कहकर ना बुलाएं। और अब जिस तरह पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना के खिलाफ उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर किया है, उसके बाद शहबाज सरकार के लिए इस विद्रोह को दबाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे रंग बिरंगे मेंढकों की। तो सोचिए, आप किसी घने जंगल से गुजर रहे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कहीं नदी की कलकल सुनाई दे रही है तो कहीं तेज बहाव वाला झरना। आप कई जीवों को देख रहे हैं और उनमें से एक मेंढक भी है जिसे आपने पहले जरूर देखा होगा, लेकिन हरे रंग का। और अब अगर वही मेंढक हरे रंग का ना होकर बेहद अलग और रंग बिरंगा हो तो वैज्ञानिकों के लिए कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला नजारा उत्तर पूर्वी भारत के जंगलों में देखने को मिला है। दरअसल वैज्ञानिकों ने उत्तर पूर्वी भारत के जंगलों और तेज बहाव वाली नदियों, झरनों में रहने वाले मेंढकों की 3 नई प्रजातियों की खोज की है। रिसर्च के दौरान टीम ने तेज बहाव वाले पानी में रहने वाले मेंढकों की 300 से ज्यादा आबादी की स्टडी की। वैज्ञानिकों ने उनके शरीर की बनावट, उनके आकार और दूसरी विशेषताओं की तुलना की और इसके बाद उनकी डीएनए जांच भी की गई।
जब इन सभी जांचों के नतीजे सामने आए तो वैज्ञानिकों को पता चला कि इनमें से कुछ मेंढक ऐसी प्रजातियों से जुड़े हैं जिन्हें विज्ञान ने अब तक अलग प्रजाति के तौर पर पहचाना ही नहीं था। बता दें कि प्रोफेसर एसडी बीजू ने जिन 3 प्रजातियों की खोज की उनमें अम्माची कैस्केड फ्रॉग यानी एमोलॉप्स अम्माची त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों में मिली। बीजू की इस टीम ने इस प्रजाति का नामकरण केरल की समाज सेविका रही पद्मिनी वर्गीस के नाम पर किया। उन्हें केरल में कई लोग अम्माची यानी मां कहकर पुकारते थे। इसी तरह दूसरी प्रजाति नागालैंड में खोजी गई जिसका नाम सेंडेन्यू कैस्केड फ्रॉग यानी एमोलॉप्स सेंडेन्यू रखा गया। यह नाम वहां के स्थानीय सेंडेन्यू गांव के नाम पर रखा गया। वहीं मेंढकों की तीसरी प्रजाति पश्चिम बंगाल में पाई गई। इन मेंढकों के शरीर का रंग तो हरा मिला लेकिन उन पर पीले, हरे या लाल भूरे रंग का प्राकृतिक डिजाइन बना था जिसके चलते उसे ब्यूटीफुल कैस्केड फ्रॉग यानी एमोलॉप्स बेला नाम दिया गया। प्रोफेसर बीजू के मुताबिक इस मेंढक समूह की पहचान करना आसान नहीं था। कई प्रजातियां दिखने में तो एक जैसी थी लेकिन डीएनए और वैज्ञानिक विश्लेषण ने उनके बीच छिपे अंतर को सामने ला दिया। अब इस खोज से सिर्फ मेंढकों की पहचान ही आसान नहीं होगी बल्कि उनके संरक्षण में भी मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह खोज हमें एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि उत्तर पूर्वी भारत के जंगल सिर्फ हरियाली और खूबसूरत पहाड़ों का ही घर नहीं है। इन जंगलों की मिट्टी, नदियों और झरनों में आज भी ऐसी अनगिनत प्रजातियां छिपी हो सकती हैं जिनके बारे में इंसान अभी तक कुछ नहीं जानता। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।